हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 9 लाइट, प्रकाश, और इसमें हम पढ़ रहे थे अपवर्तन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन क्यों होता है, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो किस प्रकार से अपवर्तित होती है, सघन से विरल में जाती है किस प्रकार से अपवर्तित होती है। कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन हमने किया और अपवर्तन के दोनों नियमों का अध्ययन हमने कर लिया। आज का टॉपिक है, इसके कुछ अन्य उदाहरणों की यहाँ हम बात करेंगे। तो उसमें पहला है सूर्य उदय से कुछ पहले एवं सूर्यास्त से कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना। तो स्टूडेंट्स, जब सूर्य उदय होने लगता है तो उससे पूर्वी सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल की विभिन्न घनत्वों की परतों से अपवर्तित होती हैं। हम जानते हैं जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते हैं वायुमंडल का घनत्व कम होता जाता है, अतः सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में बाहर से आते हुए उत्तरोत्तर सघन माध्यम की ओर गमन करती है। परिणाम स्वरूप ये किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। इसी कारण जब सूर्य क्षितिज से थोड़ा नीचे होता है तब भी हमें दिखाई देने लग जाता है। ठीक इसी कारण से सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक भी सूर्य हमें दिखाई देता है। तो इसका मुख्य कारण जो है स्टूडेंट्स, वो है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ये पृथ्वी है स्टूडेंट्स, ये क्या है? पृथ्वी है और ये ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी पर ऑब्जर्वर है यहाँ। अब पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, वायुमंडल में जाएंगे, तो माध्यम क्या होता है? विरल होता जाता है। यानी पृथ्वी के पास माध्यम सघन होता है, तुलनात्मक रूप से जैसे हम ऊपर जाएंगे माध्यम विरल होता जाता है। यानी कि हम जैसे ये दो बिंदु ले लिए हमने, एक और ये दूसरा, तो यहाँ माध्यम सघन होगा, यहाँ विरल। अब हमने इसके ऊपर एक और ले लिया तो यहाँ अब सघन होगा और यहाँ क्या होगा? विरल। यानी कि पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वायुमंडल में, वैसे माध्यम विरल होता जाता है। तो यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या है? वायुमंडल है। सूर्य से चलने वाली किरण वायुमंडल से होकर पृथ्वी पर पहुंचती है और वायुमंडल के द्वारा वह बार बार अपवर्तित होती है। वायुमंडल द्वारा उस किरण का अपवर्तन होता है। ये सूर्य से चली किरण है, ठीक है। अब ये वायुमंडल में विरल से सघन में जाएगी, अभिलंब की ओर झुकती जाएगी। क्या होगा? झुकती जाएगी। तो सूर्य जो है सूर्यास्त के समय यहाँ है, इसकी वास्तविक स्थिति तो ये हमें यहाँ आभासी स्थिति पर दिखाई देता है। यानी कि सूर्यास्त के समय सूर्य जो है 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता है। ये सूर्य यहाँ पहुँच जाता है, इसकी आभासी स्थिति हमें दिखाई यहाँ देती है। सूर्य उदय के समय सूर्य हमें जो है 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। सूर्य यहाँ है वास्तविक स्थिति, यहाँ आभासी स्थिति पर 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देने लगता है। तो किस कारण से हुआ? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। भाई सूर्य से चलने वाली किरण जो है विरल से सघन जाती है, वह अपवर्तित होती है, जिससे सूर्य हमें आभासी स्थिति पर दिखाई देता है। और इसी कारण से सूर्योदय के समय सूर्य 2 मिनट पूर्व दिखाई देना प्रारंभ कर देता है और सूर्यास्त के बाद 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्ट में TIR बोलते हैं इसे। जब प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में जाती है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सघन माध्यम कौन सा है, विरल माध्यम कौन सा है। यानी सघन और विरल का निश्चय हम किस आधार पर करते हैं? 2 माध्यमों की तुलना करते हैं, ठीक है। और जिस माध्यम में माध्यम के कण दूर हो वो विरल है, जिसमें पास हो वो सघन है। तो जब प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के बाद वह विलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है, क्योंकि सघन से विरल में जाते प्रकाश के वेग में वृद्धि होती है, जिससे वह विलंब से दूर हट जाती है। और इस स्थिति में अपवर्तन कोण जो है वो आपतन कोण से बड़ा होता है। यदि किरणों के आपतन कोण I को बढ़ाते जाएं तो आपतन कोण के एक विशिष्ट मान, जिससे उस माध्यम का क्रांतिक कोण कहा जाता है, पर अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ के समांतर से गुजरती है। इस अवस्था में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है
और वह स्थिति क्या कहलाती है? क्रांतिक कोण। तो स्टूडेंट्स देखो, मैं इस चीज़ को इस डायग्राम में क्लियर कर रहा हूँ। देखो यहाँ ये प्रत्यकारी तल है, दोनों माध्यमों को अलग करने वाला तल है। ऊपर हवा है, एयर है, और नीचे जो है वाटर है, पानी है। ये पानी है यहाँ, ठीक है। अब दोनों की तुलना करते हैं तो पानी सघन है और हवा विरल माध्यम है, ठीक है। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो प्रकाश के वेग में वृद्धि कारण विलंब से दूर हट जाती है, और इस स्थिति में कोण R जो है वो कोण I से बड़ा होता है। I से क्या होता है? बड़ा होता है। यानी कि एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल I। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इस I के मान को, आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं। आपतन कोण के मान को क्या करते हैं? हम बढ़ाते हैं, और इतना बढ़ाते हैं कि उसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो वह आपतन कोण का वह चरम मान जो है क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी कि यहाँ I क्या होगा? इक्वल टू IC हो जाएगा। I क्या होगा? IC। क्रांतिक कोण को IC से लिखते हैं। क्लियर है क्या? क्रांतिक कोण को किससे लिखते हैं? IC से। तो स्टूडेंट्स, मैं क्रांतिक कोण की परिभाषा आपको बता रहा हूँ। आपतन कोण का वह चरम मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, और क्रांतिक कोण को IC से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपतन कोण के बराबर ही होता है IC। यहाँ आपतन कोण के बराबर IC, आप क्रांतिक कोण को IC से लिखते हैं। क्लियर? तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ परिभाषा को। आपतन कोण का वह चरम मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण को जो है IC से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो यहाँ थर्ड डायग्राम जो दे रखा है C में, वही प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, लेकिन यहाँ जो प्रकाश किरण आपतित हो रही है वह इस क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर आपतित हो रही है। तो अपवर्तन के समय ये दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में लौट जाती है, और प्रकाश की यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो देखो, जब पर कोई प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के समय दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। यानी कि यहाँ I जो है, एंगल I जो है वो बड़ा होगा एंगल IC से। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, यानी कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो अपवर्तन के समय दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में लौट जाती है, और प्रकाश की यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। क्लियर है? अब देखो, यदि प्रकाश किरणों के आपतन कोण को और बढ़ाया जाए, इसी को स्पष्ट किया गया है। अब यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। तो देखो, प्रकाश तंतु द्वारा संचार में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है। ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है? तो प्रकाश तंतु द्वारा संचार में जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट है व्रण विक्षेपण। अगला क्या है? व्रण विक्षेपण। सूर्य का प्रकाश जब कांच के प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो उससे निकलने वाला प्रकाश सप्तवर्ण प्रतिरूप में प्राप्त होता है, जिसे पर्दे पर देखा जा सकता है। प्रयोगशाला में सफ़ेद प्रकाश बल्ब का उपयोग करके भी सप्तवर्ण प्रकाश प्रतिरूप प्राप्त किया जाता है। सूर्य की तरफ या उससे आने वाले प्रकाश को आंखों से सीधा नहीं देखना चाहिए, अन्यथा आंखों की रोशनी जा सकती है। तो पर्दे पर प्राप्त होने वाले इस प्रतिरूप को स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश का जो प्रतिरूप पर्दे पर प्राप्त हो जाता है, पर्दे पर प्राप्त होने वाला प्रतिरूप क्या है? स्पेक्ट्रम होता है। न्यूटन ने सर्वप्रथम ये सिद्ध किया था कि
श्वेत प्रकाश में स्पेक्ट्रम के वर्ण विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसने सिद्ध किया था कि श्वेत प्रकाश में स्पेक्ट्रम के वर्ण विद्यमान होते हैं, तो आपका उत्तर होगा न्यूटन। इस सप्तवर्णी प्रतिरूप के प्राप्त होने का मुख्य कारण यह है कि विभिन्न रंगों की किरणें किसी भी माध्यम से भिन्न भिन्न वेग से गति करती है। निर्वात के अतिरिक्त किसी भी माध्यम में लाल रंग के प्रकाश का वेग बैंगनी रंग के प्रकाश से अधिक होता है, अतः अपवर्तन के बाद बैंगनी रंग की किरण अभिलंब की तरफ सबसे ज़्यादा मुड़ जाती है और रंगों के विक्षेपण का जो क्रम हमें प्राप्त होता है वो होता है विबग्योर। क्या होता है विबग्योर? V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिको, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। हिंदी की बात करें तो हिंदी मीनिंग होता है इसका बेजानी है पिनाला। बे फॉर बैंगनी, जा फॉर जामुनी, नी फॉर नीला, है फॉर हरा, पी फॉर पीला, ना फॉर नारंगी, ला फॉर लाल। तो जो रंग का जो विक्षेपण का जो रंग विक्षेपण का जो क्रम प्राप्त होता है उसके लिए एक परिवर्णित शब्द यूज किया जाता है, वो है विबग्योर। इंग्लिश मीनिंग में हिंदी की बात करें तो बेजानी है पिनाला, बेजानी है पिनाला। और इन 7 रंगों की पट्टिका में माध्य रंग जो है वो पीला होता है। तो देखो यहाँ ये कोई प्रिज्म है, ये श्वेत प्रकाश किरण यहाँ से गुजारी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हवा है और यहाँ कांच है। जैसे हवा विरल है, कांच सघन है, तो विरल से सघन में जाएगी। ये अभिलंब है, ये क्या है यहाँ अभिलंब है, तो ये किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। झुकते हुए ही श्वेत प्रकाश जो है वो अपने अवयवी वर्णों में विभक्त हो जाता है। तो श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी वर्णों में विभक्त होना विक्षेपण कहलाता है। और श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों को एक पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाता है और पर्दे पर प्राप्त ये प्रतिरूप स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। तो देखो अलग अलग रंग के प्रकाश का विचलन अलग अलग तरह से हुआ। सबसे ज़्यादा विचलन जो है वायलेट कलर का होता है और सबसे कम विचलन जो होता है वो रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, तो मैंने कहा विक्षेपण किसे कहते हैं? श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी वर्णों में विभाजित होना जो है विक्षेपण कहलाता है। और श्वेत प्रकाश के अवयवी विक्षेपित अवयवी वर्णों का जो रंग प्राप्त होता है उन्हें पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाता है, प्रतिरूप स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी रंग का, सबसे कम लाल रंग का होता है। नेक्स्ट लेते हैं, एक यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 हो तो दिया क्या है? अपवर्तनांक को म्यू से लिखते हैं। पानी का इंग्लिश मीनिंग वाटर है तो W लिख दिया। म्यू W का अर्थ है पानी का अपवर्तनांक कितना? 1.33। एम कांच का अपवर्तनांक 1.5। अपवर्तनांक को म्यू से, कांच का इंग्लिश मीनिंग ग्लास, तो यहाँ G लिख लिया। म्यू G का अर्थ है कांच का अपवर्तनांक कितना? 1.50। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष करना है? पानी के सापेक्ष। तो ये पानी वाटर हो गया। अरे किसके सापेक्ष करना है? कांच के सापेक्ष। तो म्यू जी डब्लू। अब यहाँ म्यू जी डब्लू बराबर क्या होगा? यानी कि पानी में प्रकाश की चाल बट्टा कांच में प्रकाश की चाल, या कह सकते हैं वेग। तो वेग को v से लिखते हैं तो VW/VG। ठीक है, VW का अर्थ है कि भाई प्रकाश का पानी में वेग और VG का अर्थ है प्रकाश का कांच में वेग। ठीक है, यदि प्रकाश का वेग c हो तो क्या होगा? अब देखो VW/VG हमें ज्ञात करना है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। ये जो वेग है ये निर्वात के सापेक्ष है, तो हमने पढ़ा था म्यू बराबर C/V। अब यहाँ अपवर्तनांक पानी का है तो म्यू W कर दिया इसको। ठीक है, प्रकाश का निर्वात में वेग c। अब हमें प्रकाश का पानी में वेग ज्ञात करना है तो VW हो गया। तो VW बराबर क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? VW बराबर C/μW। इसी प्रकार से VG बराबर क्या आ जाएगा? C/μG। क्या आ जाएगा? C/μG। ठीक है, अब देखो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? शुरू में जो फॉर्मूला लिखा था
वो हम यहाँ लिख लेंगे। जैसे यहाँ हमने क्या लिखा था, म्यू जी डब्लू बराबर वी डब्लू अपॉन वी जी। तो देखो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, म्यू जी डब्लू आएगा, यहाँ जी डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, वी डब्लू अपॉन वी जी। तो ये इनकी वैल्यू आई यहाँ पर सी अपॉन म्यू जी, और ये फिर नीचे सी अपॉन म्यू जी, नीचे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, सी अपॉन म्यू जी इंटू म्यू डब्लू है, सॉरी यहाँ म्यू डब्लू इंटू सी, नीचे लिख लेते हैं इसको। देखो ये सी, ये है सी अपॉन म्यू डब्लू, सी अपॉन म्यू डब्लू हमने ऐसे कैसे लिख लिया। अब इंटू ये उल्टा हो जाएगा, म्यू जी ऊपर चला जाएगा, अपॉन सी नीचे आ जाएगा। सी से सी की नमस्ते, क्या बचा, म्यू जी अपॉन म्यू डब्लू। वैल्यू पुट की, मान रख दिया 1.50 बटा 1.33, तो सॉल्यूशन किया तो कितना है 1.12। इस प्रकार से ये हल करेंगे। अब नेक्स्ट देखो, गोलीय लेंस से अपवर्तन, गोलीय लेंस से अपवर्तन। तो देखो प्रकाश की किरणों को फोकसित करने के लिए अधिकांश हम पारदर्शक पदार्थ के ऐसे टुकड़े काम में लेते हैं जिनके एक अथवा दोनों पृष्ठ क्या हो, वक्र हो। एक तो होना ही चाहिए, कम से कम एक पृष्ठ क्या होना चाहिए, वक्र होना चाहिए। इन अपवर्तक पदार्थों को लेंस कहते हैं। जो अपवर्तक पदार्थ वक्र आकृति के काम में लेते हैं वही क्या है, लेंस। इनमें ये कंडीशन होती है कि कम से कम एक पृष्ठ इनका वक्र होना ही चाहिए। ठीक है। लेंस में गोल या वक्र पृष्ठों का उपयोग किया जाता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। दर्पण में भी हम ये चीज़ पढ़ेंगे, वहाँ उत्तल दर्पण जो होगा वो अपसारी होगा, लेकिन यहाँ लेंस में ये अभिसारी होगा, ध्यान रखना। तो उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, और अब दूसरा अवतल लेंस या अपसारी लेंस। उत्तल लेंस देखो परिभाषा, ऐसा लेंस जो किनारों से तो पतला हो, किनारों से तो पतला हो और बीच में से मोटा हो, उत्तल लेंस कहलाता है। ऐसा लेंस जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा हो, उत्तल लेंस कहलाता है। ये समांतर प्रकाश किरणों को, आपतित समांतर प्रकाश किरणों को अपवर्तन के बाद एक स्थान पर फोकसित कर देता है। भाई उत्तल लेंस क्या करता है, जो इस पर समांतर किरणें आपतित होती हैं अपवर्तन के बाद उन्हें जो है एक स्थान पर फोकसित कर देता है या अभिसारित कर देता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये फिर तीन प्रकार के होते हैं उत्तल लेंस। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल। उभयोत्तल कौन सा होता है, जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हों। देखो ये भी उत्तल, ये सतह उत्तल होती है, ये सतह ऐसी जो है, और ये ऐसी भी, ये उत्तल हो गई। अब ये अवतल है इसकी, ये इसमें दूसरा पृष्ठ अवतल है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ देखो ये उत्तल, ये अवतल, और ऐसी सीधी लाइन जो होती है वो समतल, ठीक है। ये पहला पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ, ये पहला और ये दूसरा और ये समतल। अब हम बात करते हैं, वापस से आते हैं अपने बिंदु पर। उभयोत्तल, उभय का मतलब दोनों यहाँ उत्तल हैं, ये पृष्ठ भी उत्तल है और ये पृष्ठ भी क्या उत्तल। समतलोत्तल, ये पृष्ठ तो समतल है और ये पृष्ठ क्या है इसका, जो है आपके समतलोत्तल, समतल और उत्तल है, यानी एक उत्तल है, ठीक है। ये क्या है, उत्तल। पहला समतल, ये दूसरा वाला, ये वाला इसमें उत्तल हो गया। अवतलोत्तल, ये तो है अवतल, पहला पृष्ठ तो अवतल और दूसरा क्या है इसमें उत्तल, तो ये क्या हो गया, अवतलोत्तल, ठीक है। तो उभयोत्तल लेंस, इसके दोनों पृष्ठ उत्तल, समतलोत्तल, एक उत्तल, पहला समतल दूसरा उत्तल। अवतलोत्तल, इसका एक अवतल और दूसरा उत्तल, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ। अब बात करते हैं हम, यहाँ देखो का गोलीय पृष्ठ की वक्रता लगभग बराबर होने की अवस्था में एक उभयोत्तल लेंस की फोकसन क्षमता दूसरे दोनों लेंस से ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं उत्तल लेंस की। ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा हो, किनारों से मोटा हो और बीच में से पतला हो, अवतल लेंस कहलाता है। ये आपतित समांतर किरणों को अपवर्तन के बाद अपसारित
कर देता है, या कह सकते हैं फैला देता है, अपसारित कर देता है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इन अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर वह मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। उभयावतल, देखो ये पृष्ठ भी अवतल और ये भी अवतल, ठीक है, दोनों पृष्ठ। समतलावतल, ये समतल और ये दूसरा अवतल। उत्तलावतल, उत्तलावतल का मतलब है पहला उत्तल और दूसरा क्या है यहाँ अवतल, ठीक है। उभयावतल, दोनों अवतल। समतलावतल, एक समतल दूसरा अवतल। उत्तलावतल, पहला उत्तल दूसरा अवतल होता है। अब देखो लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पदों की जानकारी। तो देखो लेंस जो होते हैं वो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। लेंस क्या होते हैं? कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, और उन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। जैसे देखो यहाँ जिस पे मैंने लाइनिंग की है, ये संरचना देखो बीच वाली जिस पे लाइनिंग हो गई, ये जो है बीच में ऐसी स्ट्रक्चर बन रही है, यानी कि ये उत्तल लेंस है। ये एक गोला था जिसका केंद्र C1 था, ये दूसरा जो है खोखला गोला है जिसका केंद्र C2 है। और मैंने परिभाषा में कहा भाई लेंस कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, और उन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। इन्हें C1 व C2 से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो नेक्स्ट परिभाषा जो यहाँ दी हुई है वह वक्रता त्रिज्या की। देखो लेंस कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, और जिन गोलों के कटे हुए भाग होते हैं उन गोलों की त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये देखो यहाँ बात करेंगे हम त्रिज्या की, तो यहाँ से यहाँ तक स्पष्ट कराती त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ स्पष्ट करा दे, कहीं भी करा दे वो त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो उन गोलों की त्रिज्याएं लेंस की क्या होंगी? वक्रता त्रिज्याएं। लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं, इन्हें हम प्रथम व द्वितीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कहते हैं। लेंस के जिस पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है वो पृष्ठ प्रथम होता है, और जिस पृष्ठ से प्रकाश बाहर निकलता है वो द्वितीय पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्य एक्स। लेंस के वक्रता केंद्र, लेंस के वक्रता केंद्र C1 व C2 को मिलाने वाली सीधी रेखा, ये C2 को मिलाने वाली सीधी रेखा, इसमें ये सीधी रेखा क्या है? जो है मुख्य एक्स कहलाती है। लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी या कह सकते हो सरल रेखा को मुख्य एक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाशिक केंद्र। तो देखो प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु, ये लेंस के अंदर स्थित बिंदु है जहाँ आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे O से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? O से। तो एक परिभाषा ये हो गई। अब देखो इसमें क्या कहा है? किसी लेंस के मुख्य एक्स पर स्थित वह बिंदु जहाँ से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना मुड़े सीधी अपवर्तित हो जाती है, सीधी निकल जाती है, अर्थात बिना मुड़े सीधी अपवर्तित हो जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। और इसे O से प्रदर्शित करते हैं। यदि लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान हों, यानी R1 बराबर R2, तो प्रकाश केंद्र मुख्य एक्स पर ठीक लेंस के बीच में होगा। तो लेंस के केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण आपतित किरण के समांतर होगी, लेकिन यदि लेंस पतला हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या R1 व R2 का अनुपात बहुत कम होता है। तो निर्गत किरण व आपतित किरण एक रेखा में होगी। तो ये हो गई आपके लेंस के प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा। अब देखो मुख्य फोकस। तो देखो मुख्य एक्स के समांतर लेंस पर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। लेंस के दोनों ओर दो मुख्य फोकस होते हैं। परिपाटी के अनुसार बाईं ओर से किरणें आपतित होती हैं। बाईं ओर के फोकस को F1 व दाईं ओर के फोकस को F2 से निरूपित करते हैं। हमने कहा एक जगह तो मिलती है और एक जगह का मिलती हुई प्रतीत होती है। तो देखो उत्तल लेंस की बात करते हैं हम पर्टिकुलर, जब प्रकाश किरणें मुख्य एक्स के समांतर उत्तल लेंस पर आपतित हो रही है क्या? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ जो है अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के बाद ये मुख्य एक्स के जिस बिंदु पर जाकर
मिलती है या कह सकते हैं अभिसारित होती है या कह सकते हैं प्रतिच्छेदित करती है, वह बिंदु उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। एक लेंस में दो फोकस होते हैं, इन्हें F1 व F2 से प्रदर्शित करते हैं, और उत्तल लेंस में जब न्यूमेरिकल हम करते हैं तो गणना के लिए जो फोकस काम में लेते हैं वो F2 लेते हैं। और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी जो है फोकस दूरी कहलाती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की ये प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखना, यहाँ O से दाईं ओर जा रहे हैं हम, यहाँ ओरिजिन O होगा और इस O से दाईं ओर जो भी माप लेते हैं वो धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। क्या होगी? धनात्मक। और जिस लेंस की फोकस दूरी जिस चिन्ह में होती है, समता भी उसी चिन्ह में होती है, यानी कि उत्तल लेंस की समता भी धनात्मक होगी। अब देखो यहाँ फोकस तल ओर दे रखा है, ये फोकस है, फोकस के लंबवत होकर ये तल गुजर रहा है और वो तल क्या कहलाएगा? फोकस तल। तो देखो फोकस के कहाँ है? लंबवत। फोकस से लंबवत जो गुजरता है क्या कह सकते हैं? मुख्य अक्ष फोकस से होकर गुजर रहा है, मुख्य अक्ष के लंबवत। मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से होकर गुजरता है, फोकस तल कहलाता है। इसी प्रकार देखो अवतल लेंस की हम बात करते हैं। जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अवतल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वे मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से अपसारित होती है या अपसारित होती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु, अपसारित होने का मतलब फैलती है, जो है अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। तो इसमें भी ये F1 है और ये F2, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो वह गणना में F1 जो है लेते हैं, तो यहाँ O से बाईं ओर इस दूरी को मापने के लिए आना होगा, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। स्टूडेंट्स याद रखना, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। मैंने आपको बताया जिस लेंस की क्षमता फोकस दूरी जिस चिन्ह में होती है उसी में उसकी समता होती है, तो इसकी समता भी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक है, फोकस दूरी की परिभाषा मैं बता ही चुका हूँ आपके। लेंस के प्रकाशिक केंद्र व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से होकर गुजरता है उसे फोकस तल कहते हैं। अब देखो गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। स्टूडेंट्स, लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें कम से कम दो अपवर्तित किरणों की आवश्यकता होती है, और उन दोनों किरणों को प्राप्त करने की कुछ यहाँ नियम दिए गए हैं, और इन नियम्स का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।